मेरा मोबाइल, मेरा विद्यालय, मेरी शिक्षा कार्यक्रम के तहत मैं ब्रजेश कुमार, प्रभारी प्रधानाध्यापक, उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय हरदासपुर, आपका स्वागत करते हैं। आज के मैं क्लास में आपको वर्ग 10 का विज्ञान विषय में रसायन शास्त्र के बारे में अध्ययन कराऊंगा, जिस चैप्टर का नाम है धातु एवं अधातु, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो आइए हम शुरू करते हैं। आप सभी जानते हैं कि आवर्त सारणी के अंदर में कुल 118 तत्वों का खोज किया जा चुका है। इन तत्वों को उनके प्रकृति और गुणों के आधार पर उन्हें भिन्न भिन्न भागों में बांटा गया है। जनरली तत्वों के उनके गुणधर्मों के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, धातु एवं अधातु। मतलब जितने आविष्कृत तत्व हैं उन्हें उनके गुणों के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, धातु अधातु। धातु को मेटल्स बोलते हैं, अधातु को नॉन मेटल्स बोलते हैं। सबसे पहले कुछ तत्वों के बारे में हम जानेंगे कि धातु कौन कौन से तत्व है। तो आयरन, जिसका केमिकल सिंबल होता है Fe, एल्युमिनियम जिसका संकेत Al होता है, चांदी Ag, कॉपर Cu, इसी तरह गोल्ड Au, ये सभी जो हैं आपको धातु हैं। उसके बाद कुछ अधातु का उदाहरण ले सकते हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, ये सभी जो हैं आपको अधातु के उदाहरण है। इनके अतिरिक्त भी हम तत्व जिनमें धात्विक प्रकृति होती है वो धातु होते हैं, और जिन्हें गैसीय प्रकृति होती है और लिक्विड की प्रकृति होती है वे सभी अधातु होते हैं। तो आते हैं हम लोग जो है नए सिरे से हम इसमें आपको बताएंगे कि धातु को अधातु और अधातु जो है इसको किस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है, अर्थात वे कौन कौन से गुण होते हैं जिस गुणों के आधार पर हम यह स्पष्ट कर सकते हैं कि वह धातु है और दूसरा जो है अधातु है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं गुण, और इधर हो जाएगा धातु और इधर हो जाएगा अधातु। तो सबसे पहले हम बात करते हैं धात्विक चमक। धात्विक चमक ये सारे भौतिक गुण होते हैं जो यह तय करते हैं कि वो दिया गया था तो धातु है कि अधातु है। तो सबसे पहले धात्विक चमक पर बात करते हैं। तो धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, उस चमक को ही हम लोग धात्विक चमक कहते हैं। अर्थात धातु जो है अपनी विशेष चमक से पहचाने जा सकते हैं। अधातुओं में धातु की तरह चमक नहीं पाया जाता है। अर्थात धात्विक चमक से हम यह स्पष्ट कर सकते हैं कि सभी धातु चमकदार होते हैं और सभी अधातु में धातुओं की तरह चमक नहीं पाई जाती है। लेकिन आयोडीन एक ऐसा अधातु है जिसमें धातुओं की तरह चमक पाई जाती है। अतः आयोडीन तत्व जो है वह अपवाद है, क्योंकि वह अधातु होते हुए भी उसमें धातुओं की तरह चमक पाई जाती है। अब दूसरी बात रखते हैं, दूसरा भौतिक गुण पे बात करते हैं, तो वह है कठोरता। इसको अंग्रेजी में हार्डनेस बोलते हैं। तो कठोरता का मतलब यह होता है कि धातु सॉलिड होते हैं, कठोर होते हैं। अर्थात धातु को जब भी हम स्पर्श करते हैं तो वह कठोर होते हैं। जैसे, लेकिन कुछ ऐसे धातु होते हैं जो धातु होते हुए भी उनमें कठोरता की गुण नहीं पाई जाती है। जैसे लिथियम, सोडियम। लिथियम, सोडियम ये ऐसे धातु हैं जो धातु होते हुए भी इनमें कठोरता की गुण नहीं पाई जाती है। ये मुलायम होते हैं, सॉफ्ट होते हैं।
अतः ये अपवाद माने जाएंगे। ये धातुओं के अपवाद हैं। इनके अतिरिक्त जितने धातुएं होते हैं वो हार्ड होते हैं। अगर बात करते हैं अधातु में, तो अधातु जो है कठोर नहीं होते हैं, अर्थात उन्हें आसानी से हम चाकू से काट सकते हैं। लेकिन इसमें हीरा जो है, हीरा डायमंड जिसको बोलते हैं, एक ऐसा धातु है जिसमें कठोरता की गुण होती है, अर्थात वह अधातु होते हुए भी वह कठोर होता है, सॉलिड होता है, हार्ड होता है। इसलिए यह अपवाद होता है अधातु का। यानी कि धातु में लिथियम और सोडियम ये मुलायम प्रकृति के होते हैं जबकि ये धातु है, और हीरा जो है अधातु है जबकि यह कठोर होता है, हार्ड होता है, इसलिए यह अधातु का अपवाद है। अब तीसरी बात रखते हैं। तीसरा जो है हम रूप लेते हैं। रूप की बात करते हैं तो यह धातु जो है कमरे के ताप पर ठोस रूप में होता है, अर्थात यह ठोस अवस्था में पाया जाता है, जबकि अधातु जो है ठोस और गैस दोनों अवस्थाओं में पाया जा सकता है। ये जो है रूप की बात हो गई कि धातु जो है कमरे के ताप पर हमेशा ठोस अवस्था में होता है, जबकि अधातु जो है कमरे के ताप पर ठोस और गैस दोनों अवस्था में पाया जाता है। अब चौथा बात करते हैं आघातवर्ध। धातुओं को पीटा जा सकता है, अर्थात धातु को पीटने पर वो टूटता नहीं है, जबकि अधातु में पीटने पर अधातु टूट जाता है, अर्थात अधातु आघातवर्ध होते हैं, जबकि धातु आघातवर्ध होते हैं, जबकि धातु आघातवर्ध नहीं होते हैं। आगे में हम बात करते हैं, तन्यता। धातु की अगला गुण जो है वो तन्यता है। तन्यता अर्थात धातुओं से हम पतली तार निकाल सकते हैं, धातुओं से हम पतला तार निकाल सकते हैं, जबकि अधातुओं से पतला तार नहीं निकाला जा सकता है। आगे में जो है विद्युत एवं उष्मा का चालक। धातु जो है विद्युत और उष्मा के सुचालक होते हैं, जबकि अधातु विद्युत और उष्मा के चालक होते हैं। धातु में विद्युत और उष्मा की सुचालकता का गुण पाया जाता है, जबकि अधातुओं में विद्युत और उष्मा की सुचालकता का गुण नहीं पाया जाता है। लेकिन पीबी लेड और Hg मरकरी, सीसा लेड और मरकरी, ये दो ऐसे धातु हैं जो विद्युत और उष्मा के कुचालक होते हैं, अतः ये दोनों अपवाद हैं धातु में। और अधातु की बात करें तो अधातु जो मैंने पहले बताया कि ये विद्युत और उष्मा के कुचालक होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है जो विद्युत और उष्मा के सुचालक होता है, अतः अधातुओं में ग्रेफाइट जो है वह अपवाद माना जाता है। आगे हम बात करते हैं अगला गुण के बारे में, तो वह गुण हमारा होता है घनत्व। धातुओं के घनत्व उच्च होते हैं, मतलब धातु जो होते हैं हाई डेंसिटी के होते हैं, जबकि अधातु जो होते हैं वो लो डेंसिटी के होते हैं। और धातुओं के जो गलनांक होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, पिघलने वाला, वह उच्च होता है, और अधातुओं के मेल्टिंग पॉइंट लो होते हैं। उसके बाद ऑक्साइड। धातु जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाते हैं, जबकि अधातु जो होते हैं वह अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। धातु जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके वह क्षारीय ऑक्साइड बनाता है, और अधातु जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। जैसे मैग्नीशियम यह अभिक्रिया करके ऑक्सीजन के साथ
ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, तो ये क्षारीय ऑक्साइड है। और इधर बात करते हैं सल्फर, वह ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है जो अम्लीय ऑक्साइड है। तो इस प्रकार धातु जो है हवा से यानी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं और अधातु जो है हवा से अभिक्रिया करके अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। तो इस प्रकार हम लोग धातु और अधातु को डिफरेंट कर सकते हैं उसके गुणों के आधार पर। तो गुणों के आधार पर धातु और अधातु को आसानी से डिफरेंट कर सकते हैं। इन सारे गुणों को ध्यान में रख करके हम ये तय कर सकते हैं कि जो तत्व हमारे सामने है वह तत्व धातु है कि अधातु है। अब आते हैं तत्वों के रासायनिक धातुओं के रासायनिक गुण। धातुओं के रासायनिक गुण मतलब इसको बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स मतलब कि धातुओं के रासायनिक गुण। तो सबसे पहला हम रासायनिक गुण ले सकते हैं कि वायु के साथ अभिक्रिया। वायु के साथ अभिक्रिया, धातु जो है वायु के साथ अभिक्रिया करके वह धातु का ऑक्साइड बनाता है। जैसे अगर बात करते हैं मैंने धातु प्लस ऑक्सीजन बराबर धातु ऑक्साइड। बात करते हैं जैसे मान लीजिए Mg मैग्नीशियम प्लस O2। अगर हम इसको रिएक्ट करें तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, इसको 2MgO बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस प्रकार वायु के साथ अभिक्रिया करके सभी धातु ऑक्साइड बनाते हैं। कि कुछ धातु ऐसे होते हैं जो हवा से संयोग करके, हवा से अभिक्रिया करके वो आग पकड़ लेते हैं, मतलब कि वो जलने लगता है, बर्निंग करने लगता है। ऐसी अवस्था में उन धातुओं को केरोसिन तेल के अंदर में डुबा कर रखा जाता है। जैसे ये धातु हैं सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम अत्यधिक क्रियाशील धातु हैं और जब ये हवा के संपर्क में आते हैं तो जल उठते हैं, जलने लगते हैं। ऐसी कंडीशन में इन्हें हम केरोसिन तेल के अंदर में डुबा कर रखते हैं। यह परीक्षा में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सोडियम पोटेशियम को हम सीधे हवा में अभिक्रिया क्यों नहीं कराते हैं, अर्थात यह जो है केरोसिन तेल के अंदर डुबा कर क्यों रखा जाता है। तो इसका एक उत्तर होगा क्योंकि सोडियम और पोटेशियम ऐसे धातु हैं जो हवा के संपर्क में आते ही जलने लगते हैं, इसलिए इनको हम केरोसिन तेल के अंदर में डुबा कर रखते हैं। इसके बाद कुछ ऐसे धातु होते हैं जैसे मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लेड, जो धातु के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं। मतलब मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, Zn जिंक और लेड सीसा ऐसे धातु हैं जो मंद गति से धीरे धीरे स्लो रिएक्शन करते हैं हवा से, इसलिए धातुओं पर ऑक्साइड की परत चढ़ती है, इसलिए इनके ऊपर ऑक्साइड का परत चढ़ता है क्योंकि यह स्लो रिएक्शन करता है, धीरे धीरे रिएक्शन इसमें होता है। इसके बाद Fe, इसको लोहा आयरन कहते हैं। वायु में गर्म करने पर यह प्रज्वलित नहीं होता है, मतलब जब हम हवा में इसको गर्म करेंगे तो यह प्रज्वलित नहीं होगा, जलेगा नहीं। इसके लिए लौचून, ज्वाला में जब हम लौचून डालते हैं तो यह जलने लगता है, तेज जलने लगता है।
उसके बाद बात करते हैं सिल्वर, जिसको चांदी बोला जाता है, चांदी, जिससे ऑर्नामेंट्स, गहने बनाए जाते हैं। तो चांदी की बात करें तो यह एक मात्र ऐसा धातु है, चांदी जो है ऐसा धातु है जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है। मतलब कि चांदी यानी सिल्वर नॉट रिएक्ट टू ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है। अब आगे हम लोग फिर ध्यान देंगे, जैसे आपको है उभय धर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है? वैसे ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं। मतलब ऐसे ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं। जैसे लिखेंगे तो वैसे ऑक्साइड जो अम्ल एवं क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। जैसे Al2O3 प्लस HCl, जब ये अभिक्रिया करते हैं तो एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 प्लस H2O बनाते हैं। फिर जो है Al2O3 या सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करके सोडियम एल्यूमिनेट 2NaAlO2 बनाते हैं प्लस H2O। अर्थात मैंने बताया कि वैसे ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड। तो मैंने फर्स्ट रिएक्शन में एल्युमिनियम ऑक्साइड को अम्ल से यानी कि HCl से, जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, से रिएक्ट कराया तो एल्युमिनियम क्लोराइड प्राप्त हुआ। अगेन एल्युमिनियम ऑक्साइड को जब हम क्षार से सोडियम हाइड्रोक्साइड जो एक बेस है, क्षार है, उससे अभिक्रिया कराया तो सोडियम एल्यूमिनेट प्राप्त होता है। सोडियम एल्यूमिनेट प्राप्त होता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि एल्युमिनियम ऑक्साइड एक ऐसा ऑक्साइड है जो उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाएगा, क्योंकि यह अम्ल और क्षार दोनों के साथ रिएक्शन करता है। अब आगे हम लोग ध्यान देंगे कि जल से अभिक्रिया, मतलब धातु जो है और वाटर से रिएक्शन कैसे करता है। तो जल से अभिक्रिया रिएक्शन विथ वाटर, रिएक्शन विथ वाटर, जल से अभिक्रिया। धातु जो है और जल ये दोनों रिएक्ट करके धातु ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। मतलब कि धातु जो है वो जल से अभिक्रिया करके धातु का ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। जैसे बात करते हैं कैल्शियम और H2O, तो यह बनाता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो हमने स्पष्ट देखा कि सभी धातु जल से अभिक्रिया करते हैं तो धातु की ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। इस प्रकार कुछ बातें हमें ध्यान देने की चीजें हैं कि कौन कौन से चीज से धातु रिएक्ट करता है। जैसे अगर हम धातु को सेंटर में रख लेते हैं, यहाँ पर आगे में ठंडे जल के साथ ठंडे जल के साथ अभिक्रिया, तो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम
ये तीन ऐसे धातु हैं, ये तीनों धातु जो हैं ठंडे जल के साथ अभिक्रिया के साथ क्रियाशील होते हैं, अर्थात ठंडे जल के साथ ये क्रियाशील होते हैं। यानी कि सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम ये ठंडे जल के साथ अधिक क्रियाशीलता से रिएक्शन करते हैं। और मैग्नीशियम जो होता है एक ऐसा धातु है जो गर्म जल के साथ मिक्स करता है, गर्म जल के साथ। उसके बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम ये जल के साथ अभिक्रिया करने पर तैरने लगते हैं। जल के साथ जब कैल्शियम और मैग्नीशियम अभिक्रिया करता है तो तैरने लगता है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले धातु के साथ चिपक जाते हैं। उसके बाद लेड, पीबी, कॉपर, एयू, एजी मतलब सीसा, तांबा, सोना, चांदी ये जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। मतलब जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। कौन कौन? सीसा, तांबा, चांदी, सोना मतलब लेड, कॉपर, क्रोम, सिल्वर। सीसा, तांबा, सोना, चांदी ये जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। और एल्युमिनियम, Fe और Zn मतलब एल्युमिनियम, लोहा, जस्ता ये तीनों भाप से रिएक्शन करता है। भाप का मतलब आप सभी जानते हैं स्टीम। जब हम खाना बनाते हैं और उसके समय जब पानी भाप बन के ऊपर उठने लगता है उसी को भाप कहते हैं। तो जल का गैसीय फॉर्म जो होता है वो भाप होता है। तो यह एल्युमिनियम, Fe, Zn ये जल के भापीय अवस्था से अभिक्रिया करता है। तो इस प्रकार हमने धातुओं के रासायनिक गुणों के बारे में आप सभी को सब क्लियर किया। अब आगे में जो है हम लोग जानेंगे तनु अम्ल से अभिक्रिया। तनु अम्ल से अभिक्रिया अर्थात धातु जो है तनु अम्ल से अभिक्रिया क्या करते हैं? तो धातु जो है अम्ल से अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं। मैंने धातु प्लस अम्ल ये अभिक्रिया करके लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। हाइड्रोजन गैस और एग्जाम्पल लेते हैं जैसे Zn जस्ता HCl से अभिक्रिया करके बनाता है जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। अंदर की सभी धातुएं जो हैं वो अम्ल से अभिक्रिया करके जिंक क्लोराइड में लवण, उसको लवण बोलेंगे, और हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। जैसे जस्ता Zn HCl से रिएक्ट करके जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है। अब हम लोग इस पाठ का इंपॉर्टेंट पोर्शंस देखेंगे कि कौन कौन से धातु क्रियाशील होते हैं, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में धातुओं की क्रियाशीलता जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। तो आप सभी देखेंगे कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, Zn जिंक, Fe, Pb ये क्रम है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, Fe, Pb लेड ये सभी जो है क्रियाशीलता क्रम का है। और हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, Aq और Au। अब हम ध्यान देंगे यहाँ पर, जैसे इसमें सबसे क्रियाशील, सबसे कम क्रियाशील कौन सा होगा? तो सबसे क्रियाशील में पोटेशियम से लेकर मैग्नीशियम तक ये सबसे क्रियाशील धातु होते हैं। सबसे क्रियाशील धातु
माने मोर रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। और इसके नीचे यहाँ मैग्नीशियम से नीचे ये घटते जाता है, मतलब ये क्रमशः इनकी क्रियाशीलता जो है वो घटते जाता है। और सबसे नीचे ये सब जो है सबसे कम क्रियाशील धातु होते हैं, मतलब सबसे अधिक पोटेशियम से मैग्नीशियम और उसके बाद क्रियाशीलता घटती जाती है। और सबसे नीचे जो सिल्वर और गोल्ड है ये इसकी क्रियाशीलता सबसे कम होती है, इसीलिए ये हवा से इनकी रिएक्टिविटी जो है नगण्य होती, नहीं के बराबर होता है, यदि नहीं होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग इसके अगले पार्ट, ये पार्ट मेरा 1 है, पार्ट 1। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके आगे का अध्ययन करेंगे, क्योंकि यह बहुत ही बड़ा टॉपिक्स है, ये एक दिन की बात नहीं है। कम से कम ये पूरे पार्ट को कंप्लीट करने में 3 क्लास में लेना पड़ेगा। तो ये मेरा फर्स्ट पार्ट है जिसे आप ध्यान से समझेंगे। नेक्स्ट पार्ट में मैं अगेन इसके आगे का चीज लेकर आऊँगा। धन्यवाद।